ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारी ख़ास पेशकश बिग फेस बिग फाइट, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज इस खास पेशकश में हमने पहले हिस्से में बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, और अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जी पर। यह भी एक संयोग कहिए कि इन दोनों नेताओं के बीच में एक राजनीतिक अदावत भी रही है। और राजनीति में अदावत यानी प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा और कई बार एक दूसरे को ऊपर उठाने और गिराने की जो स्पर्धा है, ये लगातार चलती है। जब तक कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ये माना जाता था कि गुना के बाद उनका दखल नहीं होगा, और यहाँ से दिग्विजय सिंह जी की सीमा शुरू होती है। और दिग्विजय सिंह जी के लिए कहा जाता था कि गुना के बाद उनका कोई भी दखल, हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से महल की सीमा आरंभ होती है। और इसका पालन गरिमा से किया गया। लेकिन सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद ये सीमाएं टूटी और दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार हुए। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे किरदार हैं कि आप चाहे उन्हें पसंद करें या आप पसंद ना करें, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसे दृढ़ मानसिकता के राजनेता हैं जो अपने कहे से पलटते नहीं हैं और जो कह देते हैं उस पर कायम रहते हैं। उनका ये कहना है पूरी ताकत से कि मैं जो कहता हूं उसके पूरे प्रमाण मेरे साथ हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो अपोजिशन यानी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी भी उनको ठहर कर सुनती है। कमलनाथ जी के साथ उनका 40 बरस का याराना है। एक दूसरे को बहुत बेहतर जानते और समझते हैं। राजनीति में उनके गुरु अर्जुन सिंह माने जाते हैं और राजनीति की एक अलग धारा से वो जुड़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करने से वो कभी नहीं चूके। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जानने समझने वाले कहते हैं कि संघ के अनेक नेता दिग्विजय सिंह जी को न सिर्फ पसंद करते हैं उनकी साफगोई के लिए, बल्कि उनकी नर्मदा परिक्रमा के दौरान तो संघ के प्रतिनिधिमंडल निरंतर मध्य प्रदेश में उनसे मिलते रहे। इस राजनेता की शख्सियत में अनेक ऐसे रंग हैं जिनको मैं फिर दोहराऊंगा कि आप पसंद करें या ना पसंद करें। हालांकि पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, नापसंदगी का दायरा उन लोगों का है जो शायद उनकी विचार दृष्टि को पसंद नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ये रिकॉर्ड पहली बार उन्हीं के नाम गया कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री का कार्यकाल दिग्विजय सिंह जी के नाम दर्ज हुआ। लेकिन 2003 एक ऐसी इबारत बना जिसे शायद दिग्विजय सिंह भी कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। उन्हें मिस्टर बंटाढार का एक नाम देकर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और बिजली, सड़क, पानी को लेकर उनकी घेराबंदी की। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिजली के सारे एमओयू उनके समय हुए थे जिनके नतीजे बाद में सामने आए। सर टोल रोड्स जितनी बननी थी उनके सारे करार उनके समय हो चुके थे। लेकिन शायद उनके समर्थक इस बात पर अफसोस भी जताते हैं कि फल खाने के लिए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस फिर सत्ता में नहीं थी। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन 2003 की उस अभूतपूर्व पराजय जिसमें उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 3/4 बहुमत से सरकार बनाई, उसको लेकर दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं, आपको सुनवाते हैं। वो दिन याद है 2003 में जी, जब चुनाव हम लोग नहीं जिता पाए कांग्रेस को जी, तो कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर दोष मढ़ दिया कि दिग्विजय सिंह की नीतियां, दिग्विजय सिंह की व्यक्तिगत हार है और कांग्रेस नहीं हारी, दिग्विजय सिंह हारे हैं। तो मैंने जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और मैंने तय किया कि मैं इसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, नया नेतृत्व उभरना चाहिए। ठीक। तो मैंने 2008 में, 2013 में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना मैंने मध्य प्रदेश का कहीं दौरा किया। जहाँ कांग्रेस पार्टी कहती थी कैंपेन के लिए चला जाता था। लेकिन आज के युग में केवल चुनाव सभा में भाषण देने से लोग बहुत प्रभावित नहीं होते। वो 5 साल तक देखते हैं आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है,
कहाँ आपने लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ाई लड़ी, ये सब आज खुली किताब है। क्योंकि दूरदर्शन आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद और मीडिया इतना एक अग्रेसिव हो जाने के बाद हर व्यक्ति को मिनट टू मिनट खबर रहती है और उसका आंकलन वो करता रहता है। इसलिए चुनाव में आज पब्लिक मीटिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उसका कोई ज़्यादा महत्व मैं इसलिए नहीं समझता, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि 5 साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए 10 साल तक तो मैंने इंतज़ार किया, 2013 तक तो जब हम लोग सफल नहीं हो पाए तो मुझे लगा कि मुझे भी अब कुछ इसमें योगदान करना चाहिए। तो ये वो कहानी है, क्या कोई राजनेता चुनाव हारने के बाद 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, ये कह सकता है? शायद 60 के दशक में हमने देखा कि रेल मंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना होने पर नैतिक आधार पर पद से त्यागपत्र दे देते थे। लेकिन दिग्विजय सिंह शायद बीते 30-40 सालों की राजनीति में एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जो कहा उसे करके भी दिखाया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी लगातार जुड़े हैं। दिनेश जी, आपके 4 दशकों के 40 साल के पत्रकारिता के जीवन में क्या आपको याद आता है कि ऐसी शपथ किसी राजनेता ने ली कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा? क्या याद आता है आपको? और दिग्विजय सिंह की पर्सनैलिटी पर एक आपका कमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अपनी अलग तरह की उन्होंने शपथ थी और राजनीति में उनका इस तरह का ये कदम था, बहुत लोगों को चौंकाने वाला कदम था ये। और उनका जो जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो जो कहते थे करके दिखाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। और आप उनकी याददाश्त की तो कोई जवाब ही नहीं है। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जानते हैं और जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप गांव के किसी भी, मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें वो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। और उन्होंने जो पदयात्रा की मध्य प्रदेश में, उतनी बड़ी पदयात्रा नर्मदा से पहले उन्होंने की थी। जब छत्तीसगढ़ भी था मध्य प्रदेश में, तो बस्तर से मुरैना तक की उनकी पदयात्रा थी। और उसके बाद वो दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। और उस दौरान उन्होंने जो संपर्क स्थापित किया था, वो आज का दिन है कि उनके संपर्क उनसे ख़त्म नहीं हुए। जो पहले दिन मिला था, आज भी वो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। जब वो सरकार में थे, जिसके कारण लोग बंटाधार कहते हैं शरद जी, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, हम पत्रकार लोग उनसे कहते थे कि साहब ये भोपाल की तो लाइट चालू करवा दीजिए, बड़ी परेशानी होती है, सुबह सुबह आप 2 घंटे कटौती कर देते हैं। तो वो कहते थे कि भोपाल कोई अलग थोड़ी है मध्य प्रदेश से। जब बिजली की कमी है तो भोपाल में भी उसकी कटौती होना चाहिए। जब हम अपने गाँव में कटौती कर रहे हैं, किसान की कटौती कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री निवास की कटौती क्यों नहीं होना चाहिए? और जो है भोपाल के हर गली मोहल्ले की कटौती क्यों नहीं होना चाहिए? और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक तरह से बिजली की कमी का पूरे देश में बवाल मचा और एक नेगेटिव नैरेटिव बन गया। वो उनका एक स्टैंड था। लेकिन जिस ईमानदारी से उन्होंने उस काम को किया था, वो उसे हमेशा जो है याद आता है उसको, उनका इस तरह का जो काम है। और उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जो राजनीतिक तौर पर उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई, लेकिन उन्होंने उस राजनीति के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जी जी, बिल्कुल आपने बखूबी ये बात कही दिनेश जी। और दिग्विजय सिंह जी एक खुली किताब अपने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जीवन एक खुली किताब है, मैं कोई रहस्य नहीं हूँ। लोग खामखा मुझे रहस्य मान लेते हैं, मेरे भीतर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सफ़ेद को सफ़ेद कहता हूँ और जो ब्लैक है उसको मैं ब्लैक कहता हूँ। शायद इसीलिए लोग मेरे बारे में अलग धारणा बना लेते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी खुद को खुली किताब क्यों कहते हैं? बड़ी बात है, सुनिए। दिग्विजय सिंह का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है। दिग्विजय सिंह ने 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में जनता को हर काम में भागीदार बनाया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अधिकांश भोपाल, अब हमारा मध्य प्रदेश पठार है,
इसलिए वहाँ जल संसाधन, कैसे हम लोग वाटर रिचार्जिंग करें, ऐसी अनेक बातें हैं। तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी का अंदाज किस तरह का है। एक और हमला दिग्विजय सिंह जी पर बहुत होता है, वो होता है हिंदुत्व को लेकर। उनका कहना है कि मैं सच कहता हूं इसलिए मुझ पर हमले होते हैं। लेकिन ये आप और हम सब शायद जानने की गहरी रुचि रखते हैं कि इस बेहद इंपॉर्टेंट मसले पर, इस बेहद गंभीर विषय पर दिग्विजय सिंह जी की खुद की क्या राय है, हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं। आइए आपको बताते हैं कि एक इंटरव्यू में बंसल न्यूज से उन्होंने इस विषय पर क्या कहा था। कई बार मुझे हिंदू विरोधी बताया गया जी, धर्म विरोधी बताया गया। मेरे लिए मेरी माँ बड़ी धार्मिक थी और मुझे संस्कार मुझे उनसे और मेरे पिताजी से मिले। पिताजी इतने धार्मिक नहीं थे, लेकिन अनुशासन प्रिय थे और बहुत ही लिबरल दिमाग के थे। लोगों को मालूम नहीं है कि राघोगढ़ के हमारे किले में जो हमारे मंदिर हैं जी, वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार उन्होंने सन 40 में दे दिया था। गांधी जी के वे अनुयायी थे जी, खादी पहनते थे जी, और उसके बाद जब गांधी जी ने कॉल दिया कि कांग्रेस को अब एक दूसरा संगठन के रूप में लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। सन 52 में वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े। ये विकिपीडिया पे गलत छप रहा है कि वो जनसंघ का सपोर्ट लिया, हिंदू महासभा का। कभी ना वो जनसंघ के साथ थे जी, ना कभी विचारधारा उनकी जनसंघ या हिंदू महासभा ही रही है। बहुत ही लिबरल दिमाग व्यक्ति थे और 52 में वे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तखतमल जैन वहाँ उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा, अगर साहब आप को मंत्री बनाना चाहते हैं, आप कांग्रेस में आ जाइए। तो उनका मैं तो कांग्रेसी हूँ, लेकिन अब मैं पहले शराब नहीं पीता था, अब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया है। तो आपका जो मैं कांग्रेस का जो फॉर्म होता है उसमें मद्य निषेध है, तो मेरे लिए वो कार्ड दीजिए, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। ओहो वाह। तो वो इस प्रकार के इस विचार, ये दिग्विजय सिंह जी का वो अंदाज है जो मिलता नहीं है आमतौर पर। अपने पिता को लेकर इतनी सहजता से ये बात कह जाना कि बाद में वो अल्कोहल मदिरा का सेवन करने लगे थे। और जब तखतमल जी ने उनसे कहा कि कैबिनेट में आ जाइए हमारे, तो उन्होंने कहा आपके कांग्रेस के सदस्य बनने में, क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ सदस्यता, गांधी जी ने आह्वान किया था कि उद्देश्य पूरा हो गया, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आपके फॉर्म में तो ये शर्त है कि जो मदिरा का सेवन करता है वो नहीं बनेगा कार्यकर्ता, तो या तो वो शर्त हटा दीजिए हंसी मजाक में, तो फिर मैं आ जाऊंगा। ये दिग्विजय सिंह है, वो लाग लपेट के बिना अपनी बात कहते हैं। आपने एक बच्चन साहब की फिल्म का गाना जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं गुनगुनाऊंगा तो नहीं सर, सुना देता हूं। तेरे जैसा यार कहां तेरे जैसा याराना। जी हाँ, कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता याराना बड़ा गहरा है। लेकिन हम क्या बोलें, खुद दिग्विजय सिंह जी क्या बोलते हैं, सुन लीजिए आप। ऐसा है, जब कमलनाथ जी से मेरे संबंध जी 40 साल पुराने जी, और एक अटूट विश्वास एक दूसरे पर हम लोग करते हैं। कई बार कई लोगों ने प्रयास किया शरद जी कि हम दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है भी तो हम आमने सामने बैठकर उन सारे मसलों को हल करते हैं। और मैं इतना आप कह सकता हूं कि मेरे पास कमलनाथ जी के चुगली करने वाले आते हैं, मेरी चुगली कमलनाथ जी के पास जाते हैं। ये स्वाभाविक है, ये मानवीय एक बिल्कुल एक, सर, बिल्कुल एक वो है। जी, जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जी और मेरे में कभी ना विवाद हुआ, ना विवाद है, ना कभी विवाद रहेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का न केवल सम्मान करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि हम लोग जमीन पर कहाँ हैं।
दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक चीज और कही जाती, कई बार तो वो खुद मजाक में कहते हैं कि मैं एक पंचिंग बैग हूं। पंचिंग बैग को ऐसे समझिए कि बॉक्सर जिस बैग के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना, धड़ 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 धड़, वही होता है पंचिंग बैग, यानी जिस पर लगातार प्रहार होते हैं और वो लटका रहता है। दिग्विजय सिंह जी ये बात इसलिए कहते हैं कि 2003 की पराजय के बाद पार्टी के भीतर उन पर गहरे हमले हुए, उसके बाद भी उन पर हमले हुए, और ये सिलसिला पार्टी के भीतर से भी उन पर जारी है और पार्टी के बाहर से भी। तो पंचिंग बैग पर, यानी लगातार जो उनको घेरे रहते हैं उनके प्रतिद्वंदी विद इन दी कांग्रेस और आउटसाइड दी कांग्रेस, यानी बीजेपी तो उनको टारगेट हमेशा करती ही है। इस पर दिग्विजय सिंह जी से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं राजनीति में जी आया हूं कुछ विचारों के साथ, जी, कुछ आदर्शों के साथ, जी, कुछ विचारधारा के साथ, जी, उससे मैं समझौता नहीं करता। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। जी, पहली, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, इस पर कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। जी। दूसरा, मैं समझौता गरीब, वंचित वर्ग, दलित, आदिवासियों के हक के लिए, मजदूर किसानों के हक के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तीसरा समझौता, मैं अपने सर्वधर्म समभाव के मामले में कतई नहीं करूंगा। मैं कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में हूं, चाहे कट्टरपंथी विचारधारा हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, क्योंकि ये कट्टरपंथी विचारधारा नफरत फैलाकर अपनी बात करता है, और जो नफरत फैलाता है वही हिंसा की प्रवृत्ति की ओर लोगों को मोड़ता है। इसलिए इन तीनों बातों पर मैं कभी समझौता नहीं करता, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहें। ये अंदाज है दिग्विजय सिंह जी का, जब हमने पूछा कि पंचिंग बैग की तरह आप इस्तेमाल होते हैं। इस पर दिनेश गुप्ता जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी, अगली जो हम बातचीत दिग्विजय सिंह जी से सुनवाएंगे उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि मैं उन चुनिंदा राजनेताओं में से हूं जिनके पास भोपाल में उनका खुद का घर नहीं है और घर के लिए बड़ी मारामारी रहती है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि उनकी आलोचना जितनी कांग्रेस के भीतर होती है उतनी ही बाहर होती है? क्या ये उनकी शख्सियत है? एक शेर मैं आपके ज़रिए व्यूअर्स को भी कहूँगा कि मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि मुखालिफत से मेरी शख्सियत, विरोध से मेरी शख्सियत संवरती है, इसलिए मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम, धन्यवाद करता हूँ। जी दिनेश जी। देखिए, वो आलोचना उनकी जो होती है वो बड़ा स्वाभाविक सी आलोचना है, क्योंकि वो जिस तरह से उनका पॉलिटिकल ग्राफ रहा है, बहुत सारे जो उनके समकालीन नेता थे वो पिछड़ गए थे, कई लोग दौड़ में भी थे, तो वो उनकी आलोचना करते हैं और उनकी जो बता रहे थे कि उनकी किस तरह की प्रतिबद्धताएं हैं और किस तरह की वो सियासत करते हैं। अब देखिए कि वो कभी भी उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की कि उन्हें अर्जुन सिंह जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो या माधवराव सिंधिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अर्जुन सिंह जी और माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अलग अलग राजनीतिक दल इन दोनों नेताओं ने बनाया था और इनके दोनों समर्थक मंत्रिमंडल में दिग्विजय सिंह के में थे और उनकी संख्या काफ़ी थी। यदि वो सदस्य उस वक्त दिग्विजय सिंह का साथ छोड़ देते, कांग्रेस छोड़ देते, तो सरकार गिर जाती। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उनको ये छूट दी कि आप उनके साथ रहिए, लेकिन आप कांग्रेस में भी बने रहिए। ये इतना बड़ा राजनीतिक निर्णय था जिससे उस वक्त कांग्रेस को जो नुकसान हो सकता था वो नुकसान नहीं हुआ। कई लोगों ने इसकी आलोचना की कि आप जो है ये किस तरह की राजनीति, जो विरोधी हैं उनको भी आप जो है प्रश्रय दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम वो करते हैं जो होते पार्टी हित में हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इससे पार्टी का नुकसान हुआ। उन्होंने यदि पंचायती राज स्थापित किया, नगरीय निकाय के चुनाव के लिए एक व्यवस्था बनाई, तो उस वक्त भी लोगों को लगा कि ये जो है इन्होंने जल्दी कर दी मध्य प्रदेश में इसमें लागू करने के लिए, कि इसके लिए और समय लेना चाहिए। उस पर भी आलोचना की बहुत। उन्होंने जो वाटर रिचार्ज की बात कर रहे थे, उन्होंने तो जो राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के जरिए पूरे प्रदेश में जगह जगह जो गड्ढे खोदने और पानी को कलेक्ट करने के लिए बड़ी मुहिम चलाई थी,
तो बहुत सारे ऐसे उनके काम थे जो लोग गांव में याद रखते हैं, लेकिन आलोचना सिर्फ वही करते हैं जो उनको बहुत करीब से जानते हैं या प्रतिस्पर्धा जी। जिनके साथ है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा दिनेश जी, और मुझे बखूबी याद है कि पंचायती राज सबसे पहले देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था जिसने इस प्रोविज़न को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और आपको याद होगा कि राइट टू रिकॉल जो दुनिया के चंद देशों में है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप अगर उस क्षेत्र की जनता फिर से मत करे और एक निश्चित संख्या में मत करे तो उनको बुलाया भी जा सकता है, यानी वो पद से हटेंगे, राइट टू रिकॉल जिसको कहा गया। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये व्यवस्था है और पंचायत प्रतिनिधियों को वापस राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाने की परंपरा भी दिग्विजय सिंह जी ने आरंभ की। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ब्रिटेन की तरह प्राइम मिनिस्टर आर जिस तरह की वहाँ होता है कि प्रधानमंत्री प्रहर, इसी तरह उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रहर आरंभ किया, चीफ मिनिस्टर आर, जिसमें मुख्यमंत्री से 1 घंटे के दौरान किसी भी दल का विधायक, वो चाहे बीजेपी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, वो मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। बाद में ये व्यवस्था कंटिन्यू नहीं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने नवाचारी प्रयोगों से पीछे नहीं हटे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा दिनेश जी। और वाइंड अप करने के पहले इस कार्यक्रम को, इस एक अलग किरदार और एक अलग शख्सियत के इस राजनेता को, जिसका देश की राजनीति में भी एक अहम मुकाम है, एक बेहद भावुक विषय पर भी हम आपको अपने इंटरव्यू की एक बातचीत सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास भोपाल में घर नहीं है। सुनिए क्या कहा था दिग्विजय सिंह जी ने। लोगों को अपनी बात कहने का हक है और मैं अपने रास्ते से चलता हूं जी। मैंने हमेशा राजनीति विचारधारा की राजनीति की है जी, वो व्यक्तिगत नहीं की। हाँ। यहाँ तक कि आज बहुत कम ऐसे राजनीतिज्ञ होंगे जो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन आज भी उनके पास भोपाल में घर नहीं होगा जी। तो मैंने कभी इसको महत्व नहीं दिया। आजकल घर की बड़ी राजनीति चली हुई है। लोग बात भूल जाते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। मैंने 88 में जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं रहा तो मैंने स्वयं अपना ये वन श्यामला हिल सरेंडर कर दिया था। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो अर्जुन सिंह जी ने मुझसे कहा कि तुम क्यों सरेंडर कर रहे हो? मैंने कहा मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं अब यहाँ पे मेरा काम नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ और मुझे सर्किट हाउस रेस्ट हाउस में एक कमरा अलॉट कर दीजिए तो मैं आता रहा करूँगा जी। तब भी मैंने घर छोड़ दिया था। ये दिग्विजय सिंह हैं जिनका कहना है कि उस समय मैंने घर छोड़ दिया था। एक और बहुत दिलचस्प वाकया मुझे याद है, एक कार्यक्रम में मैंने उन्हें सुना और देखिए वो राजनीति में इतने मसरूफ रहे। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें परिवार की एक तस्वीर आपने देखी है जिसमें उनकी 3 बेटियां भी नजर आ रही, जितना मैं समझ पा रहा हूं। और परिवार की जो तस्वीर है उनकी बेटियों के विवाह के समय, उस समय की जो तस्वीर थी उस पर मुझे उनका एक इंटरव्यू इस तरह से याद आता है जब उन्होंने कहा था कि कई बार मैं अपने बेटियों के विवाह में खुद शामिल नहीं हो पाया। और राजपूतों में ये परंपरा है कि जब पिता विवाह में शामिल नहीं हो पाता है तो तलवार प्रतिनिधि के तौर पर रखी जाती है। तो आप देखिए इतनी व्यस्तता रही। और जब जयवर्धन जी के साथ भी राजनीति की मसरूफियत के चलते उनकी बातचीत कम हुई, ये तस्वीर आप देखिए कि बेटियों के विवाह की, और जयवर्धन जी के साथ उनकी एक गहरी बॉन्डिंग है। लेकिन एक समय ऐसा था, ये दिग्विजय सिंह जी ने खुद उस कार्यक्रम में कहा कि जयवर्धन जी से मेरी बात, जब हम लोग सुबह बैठते थे डाइनिंग टेबल पर तो हमारी बात, जयवर्धन मुझसे बात ही नहीं करते थे। वो चुपचाप सर झुकाकर अपना नाश्ता ग्रहण करते थे और फिर एक औपचारिक अभिवादन के बाद स्कूल और कॉलेज के लिए निकल जाते थे। मैंने लोगों से पूछा जो मेरे अभिन्न मित्र थे तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे की रुचियों को फॉलो करो। देखिए ये एक मैसेज भी है एक बेहद मसरूफ राजनेता का। तो मैंने कहा कि
क्या करना होगा इसके लिए मुझे? तो उन्होंने कहा आपके बेटे की रुचि क्या है, उसकी रुचि पर उससे बात करना शुरू करिए, उसका इंटरेस्ट, उसकी हॉबी। तो दिग्विजय सिंह जी ने बातों बातों में, पता तो पिता को रहता ही है, उन्हें पता चला कि यूरोप की फुटबॉल लीग्स को जयवर्धन जी बहुत फॉलो करते हैं। अगले दिन जब डाइनिंग टेबल पर दिग्विजय सिंह जी बैठे तो जैसे ही छुरी और कांटा लेकर पिता पुत्र ने अपना ब्रेकफास्ट लेना शुरू किया तो अचानक दिग्विजय सिंह बोले, मुझे लगता है कि इस सीजन में लीसेस्टर शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अचानक जयवर्धन जी की आंखें चमक उठी। नहीं 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 पापा, लीसेस्टर शायर एक बहुत अच्छी टीम है और डेफिनेटली वो जीतेगी। और यहां से पिता पुत्र के बीच में एक गहरा संवाद आरंभ हुआ। तो ये उन पिताओं के लिए एक मैसेज भी है जो अपने बच्चों की अभिरुचि को नहीं समझते कि वो पहले दिन पहला शो अगर एनिमल देखकर आया है तो आपको पता है एनिमल किस तरह की फिल्म है। क्या आप कह सकते हैं कि बड़ी चर्चा है इस फिल्म की, मैं भी इस पर बात करना चाहूँगा। ये दिग्विजय सिंह है कि इतनी तमाम मसरूफियत और व्यस्तता के बाद भी उन्होंने इसका ध्यान रखा। दिग्विजय सिंह चुनौतियों में संवरते रहे, मजबूत होते रहे। क्या कहते हैं वो चुनौतियों को लेकर? बंसल न्यूज से क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आपके कुछ प्रशंसक और आलोचक दोनों ये मानते हैं, प्रशंसक खासतौर पे, कि क्यों दिग्विजय सिंह जी इतने टफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा है, जो प्रशंसक है जी वो फिर दिग्विजय सिंह को नहीं जानता जी उसको थोड़ा सा दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए। जी जी दिग्विजय सिंह को चुनौती स्वीकार करने की आदत है और मज़ा तभी आता है जब हवा के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी जाए। हवा में तो सभी जीत जाते हैं, हवा के खिलाफ लड़ना चाहिए। हवा के खिलाफ लड़ना चाहिए। जी, आपके कुछ प्रशंसक और आलोचक दोनों ये मानते हैं, प्रशंसक खासतौर पे, कि क्यों दिग्विजय सिंह जी। चलिए, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हवा के साथ तो सभी चलते हैं, मजा तो तब है जब आप हवा के खिलाफ चलें। ये दिग्विजय सिंह जी का कहना है। मजबूत विपक्ष की भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके समर्थन में खड़े होते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष न सिर्फ लोकतंत्र का रक्षक है, बल्कि वो सत्ताधारी दल को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए एक उसका पथ प्रदर्शक भी होता है और एक दबाव समूह भी होता है। क्या कुछ कहते हैं वो मजबूत विपक्ष के लिए, सुनिए। बीजेपी की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंने एज चीफ मिनिस्टर इनवाइट ये भी किया। आपके आउट ऑफ बॉक्स यही नहीं है, भारतीय मजदूर संघ का जब यहाँ हुआ जी, तो तब भी मैंने पूरा उनको होस्ट किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शक्ति है ऑपोजिशन को हमेशा सम्मान देना, उनकी बात सुनना, विचार करना। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छिवाए। जी, जहाँ यही फर्क है भारत के संस्कृति संस्कार में और मोदी जी और अमित शाह की सोच में। कांग्रेस मुक्त भारत, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को आप तहस नहस कर देंगे, इसका मतलब है डिक्टेटरशिप, जी, जो कि इस भारत की मूल संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। मैं चारों तरफ मेरे निंदकों को रखता हूँ, मेरे दोस्तों को भी कहता हूँ कि तुमको चापलूसी मुझे पसंद नहीं। मैं तो 3-4 चीज़ों से बड़ी नाराज़ी है, चापलूसी, चुगली और चमचागिरी। ये 3 चीज़ों से मुझे नफरत है जी, और इसलिए जो चमचागिरी करता है उसको भगा देता हूँ मैं। जी जी, मुझे नहीं चाहिए। देखा कई बात। तो इसलिए प्रश्न इस बात का है, भारत के लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है और मजबूत विपक्ष जरूरी है। दिग्विजय सिंह जी के बीजेपी में कोई फेवरेट नेता हैं तो अटल जी रहे। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उनके लिबरल थे, लिबरल, मॉडरेट थे। तो दिग्विजय सिंह जी के फेवरेट राजनेता बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी है। और जो सवाल हमने उनसे किया था, आपको भी हैरत होगी कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक राजधानी भोपाल में थी और दिग्विजय सिंह जी ने
राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध रहे, उन्होंने उनको किसी तरह कह के ये कहा कि मैं सारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति को मैं मुख्यमंत्री निवास भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आमंत्रित करें और राहुल गांधी, सोनिया जी, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री निवास जाएं, भोज में शामिल हों, फोटो खिंचे, कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित कर चुके थे और ये सारे नेता वहां पहुंचे थे और उस समय की बड़ी चर्चित खबर थी। बाबूलाल गौर, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अब वो दिवंगत हैं, वो कहते थे कि बहुत बड़े, दिग्विजय सिंह जी के लिए बड़े विनोद में कहते थे कि बड़े मनमोहिनी छटा के धनी राजनेता हैं, उनके सामने जाओ तो सुध बुध खो बैठते हैं हम लोग, वो आते हैं तो जैसा वो कहते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी का एक खास अंदाज रहा है। राजनीति में वो प्रहार करने में, चोट करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं और इसीलिए वो राजनीति में अपने अपोनेंट्स को लेकर बहुत तीखा वार भी करते हैं और उनका ये भी दावा है कि बीजेपी में दो बड़े नेता अलग थलग पड़ रहे हैं, ऐसा दावा भी वो करते हैं। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर प्रहार भी करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। बीजेपी की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैंने एज चीफ मिनिस्टर इनवाइट किया। आपकी आउट ऑफ बॉक्स यही नहीं है, भारतीय मजदूर संघ का जब यहाँ हुआ जी, तो तब भी मैंने पूरा उनको होस्ट किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो जो हम आपसे बात कह रहे थे कि वो अपने अपोनेंट्स को लेकर खुलकर अपनी राय भी रखते हैं, अपनी बात भी कहते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां उन्हें बुलाते भी हैं और बुलाते ऐसे हैं कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं आप। सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ दाल बाफले खाना, कैलाश जोशी जी के यहाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता रहे, उनके यहाँ पहुँच जाना और मालवी भोजन की गुहार लगाना, बाबूलाल गौर जी के यहाँ जाना। दिग्विजय सिंह जी ने जो पैरामीटर्स तय किए हैं वो शायद उनके अपने पैरामीटर्स हैं और उन पर चल पाना दूसरे राजनेताओं के लिए काफ़ी कठिन होगा। और यही मध्य प्रदेश की राजनीति का वो पन्ना है जिसे मतगणना के एक दिन पहले हम आपके सामने ज़रूर रखना चाहते थे और हमें उम्मीद है कि हमारे ये पन्ने एक खूबसूरत किताब की तरह आपके दिल में घर कर गए होंगे। फिलहाल अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का और मैं ललित जी की तरफ रुख करूंगा, लेकिन बंसल न्यूज़ पर बने रहिएगा और ख़ास तौर से रविवार को जब पल पल का अपडेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बंसल न्यूज़ की टीम, और सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं, दो और राज्य भी हैं क्योंकि मिजोरम में 4 दिसंबर को होगी मतगणना, तो राजस्थान और तेलंगाना भी देखिएगा, मध्य प्रदेश पर कहीं जाइएगा मत, याद रखिएगा, क्योंकि विनम्रता से हम कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़। ओवर टू यू ललित। शुक्रिया शरद जी। तो निश्चित तौर पर आपने इस खास पेशकश में देखा बिग फेस बिग फाइट, दो बड़ी शख्सियतें जिन पर प्रकाश डाला हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी ने। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला